Hey friends, welcome to Success Plus Academy. I hope you are doing fine today. This is कमल रामवानी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर पजल्स का जो पोर्शन है। देखिए बैंकिंग पर्पज से ही ये है क्योंकि बैंकिंग में ही मेजरली आपको ये देखने को मिलेगा और किसी एग्जाम्स में रेयर ही आपको देखने को मिलेंगी ये जो पजल्स हैं। ठीक है, तो एस बी आई, आई बी पी एस, आर आर बी जो भी किसी बैंक के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो पजल्स का पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ, जो कुछ भी ज़्यादा नहीं जानते इनके बारे में। बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत मेजर पोर्शन रहता है इनका। अराउंड 50% ऑफ द पोर्शन जो रीजनिंग का रहता है वो पजल्स का रहता है इन एग्जाम्स में। ठीक है, 35 मार्क्स की रीजनिंग आती है, आपको पता होगा। उसमें से 3 से 4 पजल्स देखने को मिल जाती है, हर पजल पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 15 to 20 मार्क्स जो है वो कवर करती हैं पजल्स। ठीक है, तो इसको ये वही चीज़ है कि लव इट और हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, तो देखिए आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के जो बेसिक्स हैं, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो वीडियोस का पूरा कोर्स बनेगा पजल्स का, इसमें हम ट्राई करेंगे कि जो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी पजल्स हो सकें उनको हम कवर करवा दें। देखिए फ्लोर बेस्ड पजल्स हो गई हैं, और अपनी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है, या फिर ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स करके पजल जो आएगी वो भी हो गई। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। और बेसिक जो है ये वाला वीडियो है, इसमें देखो होता क्या है, हमें करना क्या है, सीखना क्या है। देखिए हम इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है पजल्स को सॉल्व करने का। इसमें सिर्फ हम आपको अप्रोच बता सकते हैं और आपको जो कंडीशंस नोट डाउन करनी है फास्टली और उन कंडीशंस को अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको सिखा सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं पजल सॉल्व होना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है ये ए बी डी एम पी क्यू टी वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग द सेंटर। देखिए सेंटर फेस करने वाले ही हमने अभी केस लिया है, क्योंकि सबसे इजी पजल्स यही होती हैं जिसमें अराउंड द सर्किल बैठे होते हैं जो भी लोग, वो सेंटर पे या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर सारे एक ही साइड देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक बना लेता हूँ। देखिए शक्ल पे मत जाइए सर्किल की, ये पेन टैप पे ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये कितने लोग हैं, देखो 4 और 4 और ये 9 लोग हैं टोटल। तो 9 लोगों की पहले मैं पोजीशनिंग कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये सारे के सारे सेंटर में देख रहे हैं, आपको यहाँ पे दे दिया है फेसिंग द सेंटर। देखो अगर आपको एग्जाम में फेसिंग द सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर सारे के सारे ये मिल जाए तो आप खुश हो जाना, क्योंकि बहुत ईजी पड़ जाता है फिर वो क्वेश्चन। ठीक है, अनटिल कि उसमें कुछ और ब्लड रिलेशन या और कुछ मिक्स नहीं किया गया हो। लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक सादा पजल हो ये वाली तो बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कंडीशंस नोट कैसे करनी है, कोई भी पजल हो उनके लिए या फिर जो सर्कुलर हो उनके लिए। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो डी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये ए हो गया, तो ए से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए हो गया है। या फिर ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, अब देखो है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ए और डी को कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जितने भी हैं पोजीशंस वो इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लो ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, और ये हमारा डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। देखो ये हु है जो, ये किसके लिए है, ये ए की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए की बात हो रही है, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा। तो डब्ल्यू का फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से सेकेंड टू द राइट में बी है। देखो इस टाइप से हमें नोट करनी होती हैं कंडीशन, क्योंकि होगा क्या, जरूरी नहीं है आप कंडीशन नोट करते ही उसको, जो अरेंजमेंट जो भी हो रहा है उस पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं। हो सकता है कि सिर्फ कंडीशन एक बार नोट करनी पड़ रही हो और बाद में हम अप्लाई करें उसको, जरूरी नहीं है ना। अभी तो चलो इजी क्वेश्चन है तो हम सीधा ही अप्लाई कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें हमेशा ट्राई क्या करना है कि आप कंडीशन को यहाँ से पढ़ लें और उसको एक बार में नोट कर लें, ताकि उस कंडीशन को वापस इस क्वेश्चन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, हम उसको यहाँ पे लिख चुके हों हमारे टाइप से। ठीक है, तो क्या है, W के एक छोड़ के राइट में B है। ठीक है, तो ये W है, इसका राइट यहाँ पे एक ये छोड़ा और ये आ गया हमारा B। ठीक है, तो देखो ये आ गए हैं मोटे मोटे, और भी देख लेते हैं क्या है। B इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W हो गया, एंड देखो एंड का मतलब B की ही बात अभी भी हो रही है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ M। ठीक है, अब B की ही बात है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ M है, तो B है 1 2
3 और ये M, M से फोर्थ लेफ्ट पे है B। तो इस तरीके से इसको नोट करना है। और अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखो आपको, देखो B यहाँ पे है, अगर मुझे फोर्थ लेफ्ट लेके जाना है तो मान लो ये एक लेफ्ट हो गया, एक ये लेफ्ट हो गया, एक ये लेफ्ट हो गया, तो मेरा M यहाँ पे है अगर, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट पे मेरा जो B है वो मिल गया मुझे M से फोर्थ लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q, तो इसको भी नोट कर लो एक बार, Q और 1 2 3 और ये V, तो V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q। यहाँ पे ये मैंने लिख लिया। देखो अब यही मैं आपको समझा रहा था, ये देखो यहाँ पे हमने लिख तो लिया है, तो क्या इसको हम सीधा अभी अप्लाई कर सकते हैं? देखो अब भी अगर अप्लाई करने बैठेंगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है कि हमें वापस उसको काटना पड़े, फिर दोबारा कुछ लगाना पड़े। तो इसलिए एक बार इसको नोट करके रख लो। इसीलिए मैंने बोला कि कंडीशंस नोट करना शॉर्ट तरीके से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V इज फोर टू द राइट ऑफ Q हो गया। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यहाँ पे हु किसके लिए बात हो रही है? क्यू के लिए। तो मतलब क्यू है जो, वो ए का पड़ोसी नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, अगर आपको नोट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको, कि देखो किसकी बात हो रही थी? क्यू की, सॉरी, क्यू की बात हो रही है, वो ए का नेबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब देखो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो कि क्यू के पास में ए जो है वो नहीं आएगा। और अप्लाई करने के लिए ए ये रहा मेरा, और ए के पास में सिर्फ एक ही जगह खाली है, वो रही ये, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू है वो नहीं आएगा, क्यू के आगे क्रॉस लगा देना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, ये भी कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन क्या है? टी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी को यहाँ पे आप नोट कर लो, और 1 2 3 और ये टी, तो ये मेरा हो गया टी इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी से चौथा लेफ्ट जो है वो टी है। तो अब देखो मेरी कंडीशन बच कौन सी गई? सिर्फ ये बची और ये बची है, बाकी हमने सारी अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब हमें एक इसको डालना है और एक इसको डालना है। तो अब देखो अगर मैं मान लो टी को कहाँ पे लिखूँ, पी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 1 2 3 ये छोड़ के मेरा टी आ गया, ठीक है। तो उससे होगा क्या? अब देखो जगह मेरे पास कौन सी खाली बची? एक ये बची और एक ये बची, ठीक है। अब देखो क्या है, Q से राइट है V, कितने? फोर्थ राइट पे है, ठीक है, 3 छोड़ के चौथा है V। तो होगा क्या, और जगह मेरे पास ये दो ही खाली हैं, तो Q को यहाँ पे रखना ही पड़ेगा और V को यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, लेकिन Q यहाँ नहीं आना चाहिए। इसका मतलब हमने क्या गलती करी होगी? हमने P और T के साथ यहाँ पे गलती करी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P को और T को नहीं रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे V भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, P और T यहाँ पे ही कहीं आएंगे, ठीक है। तो T के राइट में P को जाना है, तो T को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और P यहाँ चला जाएगा। तो T यहाँ पे रखा और 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे मुझे क्या मिल गया? P मिल गया है, ठीक है। और उसी के साथ क्या बच गया अब हमारा? Q और V बच गया है, ठीक है। तो V को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, V को अगर मैं यहाँ रख दूँ और लेफ्ट में मैं जाऊँ 1 2 3 छोड़ के, तो मेरा Q मुझे मिल गया। देखो Q से राइट में V है, इसका मतलब यही तो है कि V के लेफ्ट में Q है, और वही तो किया हमने, V के 1 2 3 लेफ्ट में Q को यहाँ पे रख दिया है। और Q को अगर आप यहाँ, अब आप यहाँ से काट भी सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, देखो एग्जाम में ये कटिंग्स जो हैं ये आपको ज़रूरी है, वहाँ पे रबड़ तो आपको मिलेगा नहीं पेन के साथ, ठीक है। तो ये देखो ये वाली जो है हमारी, ये हमने कर लिया। अब देखो इसके साथ हमसे क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियोस में हम एडवांस लेवल लेते हुए चलेंगे। अभी देखो अभी सारे ये सेंटर की तरफ देख रहे थे, नेक्स्ट वीडियोस में ये सारे इधर उधर देख रहे होंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर और टुवर्ड्स द सेंटर कुछ लोग देख रहे होंगे, और कुछ लोगों का कुछ पता ही नहीं होगा कहाँ देख रहे होंगे। तो वो किस तरीके से करनी है वो भी हम देखेंगे। ये वीडियो में सिर्फ देखो ये जो कंडीशंस नोट करना सिखाना ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन भी थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे देख ली है। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो ये रहे कि हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। हमें इमीडिएट लेफ्ट का मतलब फर्स्ट, एकदम लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट डी का क्या है? तो देखो डी हमारा कहाँ है, ये रहा। डी के जस्ट लेफ्ट में क्या है? पी है, तो पी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी हमें यहाँ पे इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब राइट क्यू के एक छोड़ के दूसरे राइट में कौन है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्यू, और एक छोड़ के दूसरे राइट में कौन है? फिर से पी है। देखो आप राइट लेफ्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर देखो यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई देख रहा है तो उसका राइट ऐसे जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट ऐसे जाएगा। इस चीज़ को तो एटलीस्ट आप अपने दिमाग में क्लियर रख ही लेना, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया? पी आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो अराउंड 5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एक पजल में, तो अगर हमने एक पजल सॉल्व कर ली
तो ये मान लो आपके 5 मार्क्स तो वहीं पे बन जाएंगे। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट मतलब कि दो छोड़ के तीसरा राइट हैंड साइड में टी के कौन है ये देखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा टी और दो छोड़ के तीसरा राइट है यहाँ पे बी, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल गया है बी। और देखो क्या है क्वेश्चन, देखो ये रहा एक और, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इंग्लिश में है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पर्सन इन ऑप्शंस में से यानी कि डीवीएम में जो डी है वो किसके बीच में बैठा है, सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब कि वी और एम के बीच में डी आना चाहिए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पी और डी के बीच में बी आएगा तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो हमें बस यही सारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो डी वी एम को चेक करो कि वी और एम के बीच में आ रहा है क्या, ठीक है। तो देखो वी और एम के बीच में डी आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, देखो साइड में आ रहा है, वी ये रहा एम ये रहा और ये इस साइड आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ बी पी डी को चेक करो। तो बी पी डी को देखो, बी ये रहा, सॉरी बी पी डी, तो ये भी बी जो है पी और डी के सेंटर में नहीं आ रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके साथ ही देखो डब्ल्यू की क्यू और बी, तो डब्ल्यू जो है क्यू और बी के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यू ये रहा और क्यू और बी जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये भी डब्ल्यू जो है क्यू और बी के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो उसके बाद ही टी ए डब्ल्यू को देखो, तो टी हमारा ये रहा, ठीक है, ए ये रहा और डब्ल्यू ये रहा और टी ही ए और डब्ल्यू के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, ये टी ए डब्ल्यू जो इसका आंसर हो गया। ए एम वी इसको चेक करना हो तो आप चेक कर लो, ए और एम वी को चेक करो कि एम और वी के बीच में ए आ रहा है क्या। तो देखो एम ये रहा, वी ये रहा और ए यहाँ पे है सेंटर में, इन दोनों के बीच में नहीं है कहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो इसी पजल का, कि 4 of the following 5 are alike in a certain way based on the above sitting arrangements, ठीक है, and so form a group which is the one that does not belong to that group। इसका मतलब क्या है, देखो 5 ऑप्शन जो हैं इनमें से 4 हैं, ये चारों का जो नेचर है एक जैसे सा दिखेगा, मतलब हो सकता है डी के फर्स्ट लेफ्ट में एम हो, पी के भी फर्स्ट लेफ्ट में क्यू हो, वी के भी फर्स्ट लेफ्ट में ए हो और बी के फर्स्ट लेफ्ट में डी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो जो 5 में से जो 4 हैं वो एक जैसा सा नेचर दिखाएंगे आपको, सिटिंग जो होगी उनकी एक जैसी सी दिखेगी और एक की नहीं दिखेगी, वही हमें देखना है, ठीक है। तो क्या है, क्या बोलेगा ये, कौन कौन से 5 थे, देखो एम डी को चेक करना है। एम डी को चेक करने के लिए देखो ये रहा एम और ये रहा डी, तो इसका मतलब क्या है कि डी जो है एम के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। ये हमें मिल गया है एक देखने का ऑप्शन, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन से हमें पता नहीं चलेगा, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पी और क्यू को देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, एम और डी में डी जो है वो एम के ऐसे था, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट में यही था, देखो ये रहा, हाँ यही था, ठीक है। उसके बाद पी और क्यू को देखो, क्यू और पी, तो पी के भी फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में है क्यू, ठीक है, सेकंड लेफ्ट में है क्यू, तो क्यू के ये भी ठीक है। देखो यहाँ पे लेकिन देखो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या आई, देखो एम यहाँ था, डी यहाँ था, ठीक है, और एम यहाँ पे, यहाँ है, डी यहाँ पे क्यू यहाँ है, पी यहाँ है, तो यहाँ पे क्यू यहाँ है, पी यहाँ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, कुछ उल्टा चल रहा है। अब इन दोनों में से बस यही देखना है कि कौन सी जो कंडीशन है वो बाकी 3 पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। फिर इन दोनों में से जो 3 पे अप्लाई हो रही होगी उसके अलावा जो बचेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑड वन आउट देखना है हमें कि कौन सा 4 के जैसा नहीं है, ठीक है। ए और वी को चेक करो, ठीक है, ए और वी को चेक करो, तो वी ये रहा और ए ये रहा, ठीक है। तो वी के राइट में है ए, यानी ए के लेफ्ट में वी को कर दो आप, ठीक है, ए के सेकंड लेफ्ट में वी को कर दो, तो वी और ये ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, देखो ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एम यहाँ पे आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑड वन आउट है। इसको बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लो, क्यू टी को देख लो, क्यू टी को देखो, क्यू टी को देखा तो टी ये रहा और क्यू ये रहा, तो क्यू के सेकेंड लेफ्ट में है टी, ठीक है, क्यू के सेकेंड लेफ्ट में है टी, ये ऐसे, ठीक है। तो यही हो रहा है, देखो फर्स्ट वाला जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ पे आ जा रहा है, यही हुआ था, ए जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जा रहा है,
ठीक है, एम जो था वो यहाँ आ जा रहा है और क्यू जो है वो यहाँ नहीं आ रहा बल्कि यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा ऑड वन आउट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली जो पजल है वो समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमें देखो कंडीशन नोट करना आ गया है, उनको अप्लाई हमने किया, उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और पजल हम देख लेते हैं, इसी के जैसी है। देखो सर्कुलर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसी की तरह ही है और इसमें भी सेंटर को ही फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 9 लोग थे, यहाँ पे देखो कितने हैं, 4 और 4 8 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैं सर्किल बना लेता हूँ, सर्किल की शक्ल पे फिर से मत जाइएगा। तो 8 लोगों की पोजीशनिंग में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारे के सारे ही सेंटर को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो जो जो बोलता जा रहा है बस वो देखते जाओ। ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, अब चाहो तो आप यहाँ पे, अब आपको कंडीशन नोट करना आ गया है कि ए जो है सी से थर्ड लेफ्ट पे है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि सारे के सारे ही सेंटर पे देख रहे हैं तो आप ए और सी को कहीं भी रखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैं सी रख देता हूँ और 2 छोड़ के ये मेरा हो गया ए, तो ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये मिल गया मुझे, है ना। उसके बाद एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये एंड का मतलब ये ए की ही बात हो रही है अभी भी। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, इसका मतलब ई मेरा यहाँ आ जाएगा और सेकंड टू द राइट, फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट। ठीक है, बी सिट्स सेकंड टू द, अब देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कंडीशंस नोट नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जो सीधा अप्लाई हो सकती हैं उनको सीधा अप्लाई करो। ठीक है, जो नहीं हो सकती हैं एक बार के लिए उनको आप नोट करके रख लो। ठीक है, यही इसका फंडा है और कुछ भी नहीं है। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, अब बी और डी का आया है, देखो हम अभी सीधा नहीं डाल सकते हैं तो आप लिख के रख लो। ठीक है, तो डी के सेकंड राइट में मेरा बी हो गया है। ठीक है, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो मतलब किसकी, हु मतलब किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है, और वो किसका इमीडिएट नेबर नहीं है, ई का नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ई देखो मेरा यहाँ है, चाहो तो इसको आप नोट कर लो लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ई यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, डी को यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा कि इसके इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि यहाँ डी नहीं आ सकता और यहाँ डी नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एच को यहाँ रख दो और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये हमने कर दिया, ये एफ का फर्स्ट लेफ्ट, ये रहा उसका सेकंड लेफ्ट। ठीक है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, जो जी है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो डी की पोजीशनिंग यहाँ पे है ही नहीं, ना ही जी की पोजीशनिंग है, तो हम क्या करेंगे, डी को लिख लो और जी जो है उसको इस तरीके से लिख लो कि जी जो है वो डी के पास में कहीं भी ना इधर आ सकता है। ठीक है, नहीं आ सकता है। उसके बाद देखो अब क्या हुआ, अब सीधा हमें अप्लाई करना है जो जो भी कंडीशन है। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है तो सीधा अप्लाई हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो डी और बी, अब देखो खुद देखो यहाँ पे डी नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब देखो डी अगर मैं यहाँ पे रखूँ जो कि नहीं रख सकता, तो बी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बी की भी ये पोजिशनिंग कट गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़। उसके अलावा तो देखो बी पे, यहाँ पे डी रख नहीं सकते तो बी से यहाँ ये भी हट गया, तो आप खुद देखो डी और बी तो मतलब यहाँ पे आ ही नहीं सकते। उसके बाद देखो डी और बी यहाँ भी नहीं आ पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल इमीडिएट नेबर हैं, ये दोनों पोजीशन से, दो लेकिन डी और बी के बीच में एक गैप मुझे चाहिए। तो होगा क्या, हमारे पास एक ही पोजीशन ऐसी मिलेगी जहाँ पे डी और बी आ सकता है, तो डी यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा, क्यों, बी जो है वो डी का क्या है, सेकंड राइट है। ठीक है, यानी कि एक गैप है बीच में और वो ये हो गई है पोजीशन। उसके बाद देखो अब क्या बच गई, दो चीज़ें बच गई हैं, अब हमें 3 पोजीशन बची हैं। ठीक है, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और क्या है, एफ के जो सेकंड लेफ्ट में है वो एच है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, एच के सेकंड राइट में क्या है, एफ है। ठीक है, तो एच के सेकंड राइट में एफ को अगर मैं रखते हैं हम, ठीक है, तो देखो क्या होगा, क्या सिस्टम बैठेगा। एक चीज हमें पता लग गई है कि डी की अब हमें पोजीशन पता लग गई है, तो जी को हमें, जी जो कि डी के पास में नहीं आना चाहिए, तो हम वो चीज लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैंने जी लिख के क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब डी के पास में, मतलब यहाँ जी तो नहीं आएगा। अब जी यहाँ नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे एच और एफ में से किसी एक को रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एफ को यहाँ रख देता हूँ और एफ के सेकंड लेफ्ट में एच है, तो ये मैंने सॉरी, ये मैंने एच को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ रख दिया है, एक मिनट, सॉरी ये पेन टैप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये एच हो गया। ठीक है, तो ये मेरी जो लास्ट पोजीशन जो बच गई, देखो इनको मैं काट देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और ये एग्जाम में आपको काटना भी पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो बच कौन गया, जी बच गया है, और जी को आप यहाँ पे सीधा सीधा
रख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, देखो जो कंडीशंस डायरेक्ट अप्लाई हो रही हैं उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकियों को नोट डाउन करके हम ऐसे रख रहे हैं ताकि उनको लास्ट में फिर देख के, सबको एक साथ देख के अप्लाई किया जा सके। देखो यही सबसे जो हमारा फास्टेस्ट जो मेथड अप्रोच है वो यही है, और कोई भी इसका नहीं है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे केसेस बना सकते हो, लेकिन केस एक और आप बनाओगे जबरदस्ती, कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं हमें, कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन देम इफ द काउंटिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, घड़ी की जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो एफ से जी की साइड अगर हम जा रहे हैं तो बीच में एक हुई होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से, कि एफ और जी के बीच में एक हो, एच और जी के बीच में एक हो, तो ऐसा कौन है जिसमें ये चीज बैठेगी। तो एफ और जी को चेक करो, ठीक है। तो एफ और जी को चेक करो, एफ ये रहा मेरा और जी ये रहा। तो देखो एफ और जी के बीच में एक दिख रहा है क्या आपको? नहीं, यहाँ पे तो तीन तीन लोग हैं, ठीक है। तो एफ और जी तो मेरा नहीं होगा। उसके बाद देखो एच और जी को चेक करो, एच और जी को, ये रहा मेरा एच और ये रहा मेरा जी, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, देखो इस डायरेक्शन में। तो ये रहा मेरा एच, ये रहा मेरा जी, और बीच में कौन आ रहा है? ई। और यही तो हमें चाहिए था, एक ही तो पर्सन चाहिए था, तो वही मेरा काम हो गया, ठीक है। एच और जी ही ऐसा ऑप्शन है जिनके बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन आ जाता है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, मतलब कि ई के थर्ड राइट में कौन है यहाँ पे, ठीक है, ये देखना है हमें। तो देख लो यहाँ पे क्या है, ये रहा मेरा ई, कहाँ गया? ई के थर्ड राइट, ई का राइट है ये, ठीक है, यहाँ पे। तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और ये थर्ड राइट, ये मेरा आता है एफ, ठीक है। तो एफ मेरा इसका ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, देखो हाँ, ई का थर्ड राइट ये एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एज पोजीशन। मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब ये है कि ए की पोजीशन को चेक करके देख के कि उसके हिसाब से ई जी जो है वो कहाँ पे आ रहा है, मतलब ए के कितने लेफ्ट में है, राइट में है, या किसी लेफ्ट में है, या कहाँ पे है, वो देखना है हमें हमारी सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए की पोजीशन कहाँ है? ए की पोजीशन है यहाँ, ठीक है। ए के देखो आप जी ये रहा, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट में आता है जी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा थर्ड टू द लेफ्ट इसका आंसर, ठीक है। हु सिट्स बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन बैठ रहा है, ठीक है, ये देखना है हमें। तो देखो यहाँ पे ये रहा मेरा ई और ये रहा मेरा ए, तो इनके बीच में ये रहा मेरा एच। तो एच जो है ई और ए के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें एच हो, तो इसका मतलब ये मेरा हो गया लास्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम एज पोजीशन, if all the eight are arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting position of how many members excluding A would remain unchanged। देखो ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ये बोलना चाह रहा है कि अगर A यहाँ पे है, और देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल और ऑर्डर में यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर अरेंज कर दें, देखो ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये अरेंज कर दूं तो अभी जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है उनके हिसाब से, देखो यहाँ पे किसके पास, जैसे बी हमने ये आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी ऑलरेडी सिटिंग अरेंजमेंट में आया हुआ है, ऐसा ये पूछ रहा है। तो किसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कि मतलब ए बी सी डी हमने यहाँ लिख दिया, तो बी यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे भी बी ही आया हुआ था, यहाँ पे सी था तो यहाँ पे भी सी ही आया हुआ था, तो किसकी पोजीशन हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, ये देखना है हमें, ठीक है। तो देखो बाकी इसमें देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो ए ये रहा, ठीक है, ए से मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ ऐसे, तो देखो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बी, ये रहा एच की जगह, ठीक है। यहाँ पे आएगा सी, ये किसकी जगह? ई की जगह। यहाँ पे क्या आएगा? डी, ये किसकी जगह? जी की जगह। यहाँ पे क्या आएगा? ई, ये किसकी जगह? बी की जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? एफ, ये किसकी जगह? सी की जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? जी, ये किसकी जगह? डी की जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा एच, ये किसकी जगह? एफ की जगह। तो आप खुद देखो कि एच की जगह बी, बी लिखना पड़ेगा, ई की जगह सी, जी की जगह डी, तो सबको ही चेंज करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग ए को उसने पहले ही क्वेश्चन में एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो सबकी पोजीशंस को ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी पोजीशन
जो है वो अनचेंज रहेगी, मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब नन इसका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी पड़े, सबकी ही चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो, आई होप आपको, देखो ये हमने दो पजल्स जो हैं ये करी थी। आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट का जो पार्ट है, जो बिल्कुल बेसिक्स जो है हमने इस जो वीडियो में है वो हमने ट्राई किया आपको समझाने का, किस तरीके से देखो कंडीशंस को नोट करना पड़ता है, कंडीशंस को नोट करना, उसके बाद उसका जो है एप्लीकेशन। देखो किस कौन सी, देखो कंडीशंस बहुत सारी होती हैं, तो कौन सी कंडीशन का हमें बहुत सारी होती हैं, उसमें से किसको पहले अप्लाई करना है, ये भी एक चीज आती है। यही हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस अप्रोच को भी देखेंगे हम, कि किस तरीके से कंडीशंस को नोट डाउन करके हम कौन सी कंडीशन को पहले अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए, इनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।